हाय फ्रेंड्स, वेलकम। हम कल इंटरव्यू नहीं डाल पाए। उसकी वजह थी कि मैं ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन लगातार मैं आप लोगों से टच में था, किसका इंटरव्यू हो रहा है, कौन अपडेट कर रहा है, कौन क्या पूछ रहा था। मैं जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक मैं जवाब देता जा रहा था। तो कई लोगों से बात हुई, और इतने दिनों में लगभग 3 दिनों में चार पाँच पाँच लोगों का इंटरव्यू हुआ। बीच में संडे था, और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। अब इंटरव्यू लगभग जैसे बता रही हैं, आप देखेंगे कि हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें एक फ़हीम खानमा जी हैं, वो उनका इंटरव्यू था। राजेश जी का था। उसके बाद ऋषि जी का था। इन लोगों का इंटरव्यू था, और इन लोगों ने जो है शेयर किया अपनी जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, और जो जो चीज़ें पूछी गई उनको कैसे इन्होंने जवाब दिया। तो आप ये देख पाएंगे कि इनको कहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, और ये कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, किए हैं। तो जैसे फहीम खानमा जी का कहना था कि सर मैंने कहीं किया नहीं था कोचिंग, और न तो कुछ, बल्कि मैंने आपके वीडियो के नोट्स बनाए थे। वो मैं शुरू में ही से कह रहा था आप लोग नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हमने बेसिक से हर चीज़ बताया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर लोग पूछते। हाँ, आपके सब्जेक्ट की जो चीज़ें पूछ लें। तो इन लोगों का ये कहना है कि आप सब्जेक्ट से थोड़ा सा पूछ रहे हैं या हट के पूछ रहे हैं। और एक दोस्त ने दिया था, तो उनका उनका ही मतलब क्वेश्चन मैंने पहले नंबर पे रखा है। आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि सर ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आप क्या लिए हैं, कौन सा सब्जेक्ट है। वो ये उनका मन कर रहा है तो वो पूछ ले रहे हैं, जनरल मतलब सामान्य सा क्वेश्चंस। तो उनके अनुसार भी है ये चीज़ें, बात सही है कि वो एक कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए, और चीज़ों को जो है देखते रहिए। तो जैसे उनसे पूछा गया है कि मुगल शासक अकबर साक्षर था या शिक्षित था। आप देखिए ये कैसा क्वेश्चन है कि जो सामने वाले को इंटरव्यू जो है ग्रिल करना चाहते हैं कि तुम कैसा जवाब देते हो। उनका जवाब भी सही था। उन्होंने ये कहा कि सर न तो वो साक्षर था और न ही शिक्षित था। लेकिन वो वास्तव में क्या सुनना चाहते थे, मतलब उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जो दो आंसर दिए उनमें से आप जवाब दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा सॉरी सर, मुझे यही पता है कि वो साक्षर नहीं था और नहीं शिक्षित था। अगर आप 2011 की जनगणना के अनुसार ले चलें कि 7 साल का बच्चा हो और वो पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो, तो वो साक्षर कहा जाता है। तो लेकिन ऐसी कोई तो वहाँ उस समय प्राविधान था नहीं जिसके अनुसार हम बोलते। तो इसमें एक कथन आता है डॉक्टर आशीर्वाद लाल का, श्रीवास्तव जी का, कि जो है ये इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकबर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, वो निपट निरक्षर नहीं था। लेकिन वो बाद में ये भी कहते हैं, इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये अतार्किक बातें हैं। मतलब समझ रहे हैं, यानी वो पूरी तरह से जो है न तो पढ़ना जानता था, ना लिखना जानता था। तो यहाँ इंटरव्यूअर आपका क्या क्या चेक करना चाहता है, वो चेक करना चाहता है कि आप कैसे जवाब देते हैं। मान लीजिए आपको जवाब आता भी है तो आप उग्र मत होइए, आप ज़्यादा एनॉइंग मत होइए कि हाँ सर, जी सर मुझे यही पता है, सॉरी सर मुझे यही पता है। बस इतना आप कह के धीरे धीरे पोलाइट रहिए, तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इनसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्री के नाम बताइए। वो आपको पता है, आप बता लेंगे। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री हैं, मेनका गांधी जी हैं, महिला एवं बाल विकास पुरस्कार से प्रिया पटेल जी हैं, मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री हैं ये, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रही हैं उस समय जब इन्होंने लिया था। किरचाफ का धारा संबंधी नियम पूछा है, तो इनको ये सब फायदा हुआ है वीडियो से, तो आप भी देखिए। इनका किरचाफ को करंट लगा, हमने एक स्लाइड बनाया हुआ था, उसमें एक ट्रिक था क्या, जब किसी नोड पर आने वाली धारा और उससे जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। किरचाफ का धारा संबंधी नियम यही कहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। यहाँ आभार गलत लिखा हुआ है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये आप जानते हैं, इसको देख लीजिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत अब पूछा जा रहा है। प्लवन का नियम क्या है, संतुलित अवस्था में तैरने पर, ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र, यानी जो वस्तु होती है वो होता है उसका गुरुत्व केंद्र, और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ तैर रही है, और जो उस जहाज़ द्वारा हटाया गया जल का जो गुरुत्व केंद्र होगा और जहाज़ का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताइए, तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, उसको मैं लास्ट में अपडेट कर दूंगा, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। वो है कि पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के जरिए, ठीक है। हमने ट्रिक बनाई हुई है उस वीडियो में, तो आप देख लीजिए। और कंप्यूटर से रिलेटेड मित्रों क्वेश्चन मत पूछिए हमसे, हम हर का जवाब नहीं दे सकते। मैंने ट्रिपल सी का एक स्लाइड ही बनाया हुआ है, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो, लगभग नहीं है, लगभग नहीं आएगा मान के चलिए, लेकिन पूरा तो पढ़ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या था, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का ये जो था, इसमें आपको पता है 4 ऐसे हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, इनका वही नाम है। दमन दीव का दमन हो जाता है। तो आप पुडुचेरी पुडुचेरी हो जाता है। बस 3 बचते हैं जिनका आपको रटना होता है। तो उसमें क्या था, अपोलका दासी, अपो
देखिए हम लिख रहे हैं अपोलका, अपोलका, और ये रहा दासी। ठीक है, आप उस वीडियो में देखेंगे आपको दिखेगा। अ से अंडमान निकोबार हो जाता है, पो से हो जाता है पोर्ट ब्लेयर। तो अपो, ल से हो जाता है लक्षद्वीप, और क से हो जाता है कावारत्ती, और द से हो जाता है दमन दीव, दादरा नागर हवेली, सी से हो जाता है सिलवासा। तो अपोलका दासी आप रट लेंगे तो तीनों आपको याद हो जाएंगे, और 4 राज्य जो हैं यूटीज, उनके वही जो राज्य के नाम है वही राजधानी के नाम है। ठीक है, कमल का पर्यवेक्षी पूछा गया था, तो सरोज, जलज, पंकज, सतलज, सद्दल, अम्बुज, सरसिज और पुंडरीक, ये आप याद कर लीजिए। आपको 3 तो याद ही रहते हैं, 3 बताएंगे काम हो जाता है, लेकिन चौथा एक कोई पुंडरीक या सरसिज याद कर लीजिए तो हो जाता है। 2 यूपी की योजनाएं पूछा है, तो इसमें आप कन्या विद्याधन योजना बता सकते हैं, शगुन किट योजना बता सकते हैं, और उसके बाद आप बता सकते हैं इनको एम्बुलेंस योजना बता सकते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस योजना भी बता सकते हैं आप। 2 योजना बताइए, एम्बुलेंस योजना बता देंगे, और इसमें आप उदय योजना भी बता सकते हैं। तो आप देख लीजिए 2 योजना कौन सी बता सकते हैं, 2 या 3 योजना। दोलन गति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। दोलन गति क्या है? किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर करने को दोलन गति या कंपन्य गति कहते हैं। ठीक, आप ध्यान रखिए, ये फिजिक्स में नए मोड़ पे क्वेश्चन जा रहे हैं, दोलन गति किसे कहते हैं। ठीक है, दोलन, दोलन क्या होता है? दोलन, एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौट आना, एक दोलन या कंपन कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये पिंड है, ये पहले बाएं गया, ठीक है, फिर इधर से आते हुए ऐसे दाएं गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से आके बीच में आ गया। अब ये क्या हुआ? इसकी स्थिति कह रहे हैं एक दोलन हो गया। अब आवर्तकाल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए आवर्तकाल को मैंने मेंशन किया, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। फिर पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसमें ये गलत टाइप हो गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, नहीं पूछेंगे। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, टेक्टोज, ये सेलुलोज है, और ये सब जान लीजिए थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। तो मतलब पूछा ये गया था, यही आप 3 बताना है, वहाँ इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन की बचत करता है, विटामिन बी समूह संश्लेषण में योगदान देता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कारगर होता है, विषाक्त पदार्थों को हानिरहित बनाता है, यकृत को स्वस्थ रखता है। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया है, प्रतिशत का एक क्वेश्चन है और लगभग पूछ रहे हैं लोगों से, तो आप ध्यान रखिए प्रतिशत का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जैसे 900 है, 975% कितना हो जाएगा। और नाव धारा संबंधी भी पूछ लिया है इन्होंने, नाव की स्पीड क्या है, धारा की स्पीड क्या है बता करके। तो आप इस बात को थोड़ा सा देखिए, वो लिख के रखे होंगे, बस आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सही बताना होगा। ठीक है, अगर अच्छा आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो सॉरी सर, नहीं हो पा रहा है, या इस समय सर थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। मृदा अपरदन क्या है ये पूछा है, आप देखिए फाइमा से कानमा जी से। तो ये इनका था कि मृदा को अपने स्थान से विविध रासायनिक, भौतिक एवं जैविक, आप क्या तीन चीज़ें लगा रहे हैं, ठीक है, रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाओं द्वारा हटाया जाना मृदा मृदा अपरदन कहलाता है, चाहे वो मानवीकृत हो चाहे वो प्राकृतिक हो। ठीक है, मृदा अपरदन से मृदा की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे ये पूछ ली कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो उर्वरा शक्ति की ह्रास हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, अत्यधिक पशुचारण कि होता है तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, अम्लीय क्षारीय जल हो जाता है, घास खरपतवार ये सब बढ़ जाते हैं, और मरुस्थलीय रेत बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वहाँ से घास वास खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पे मरुस्थलीकरण होने लगता है। मृदा को उपजाऊ कैसे बनाया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था इनसे। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मृदा को उपजाऊ कैसे बनाएंगे, आप उसकी मेड़बंदी कर देंगे, छोटी छोटी क्यारियों में उसको बांट देंगे, छोटे छोटे वृक्ष उसके बगल लगा देंगे, भूमि समतल होगी। भूमि समतल होगी तो क्या होगी, पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ढलान बहुत तेज नहीं रहेगा, तो नहीं जाएगा, तो क्षरण नहीं होगा। उसके बाद आप जिप्सम वगैरह का यूज कर सकते हैं, अगर उसमें जो है वो थोड़ा सा ऊसर टाइप की भूमि है तो आप ये बता देंगे। पशुचारण अत्यधिक नहीं होना चाहिए, पशुचारण अत्यधिक नहीं होना चाहिए, और ये है। और जो खेती हो लगभग वो मिश्रित खेती हो, मतलब एक तरह की खेती नहीं की जानी चाहिए, इसलिए मृदा उपजाऊ बनाई जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अरहर दाल में क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन इसमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अरहर दाल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सर प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट जिसमें पूछा था प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट, तो आप देखिए प्रोटीन लगभग दाल में ज़्यादा ही पाई जाती है, कोई विशेष परसेंटेज नहीं मिला इसका। महिला सशक्तिकरण के क्या मायने हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और खास करके ये महिला थी तो महिला से पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि आप क्या जवाब देंगे, तो आप देखिए महिला सशक्तिकरण क्या है,
महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता कि उनको चुनाव लड़ा जाए। पहला है कि सर महिला महिला को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। आप समझ रहे हैं, आपका आंसर ये होना चाहिए यहाँ पे। सर महिला को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है, जिससे वे अपने अपने भाग का प्रतिनिधित्व खुद करने में सक्षम हो सकें। ये बहुत और बहुत बेस्ट आंसर होता है। इस चीज़ को आप हाईलाइट करिए इंटरव्यू में। और मतलब सपोज करिए कि इंटरव्यू आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, अगर वो ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछ लिया और आपने अच्छा आंसर दिया तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है। महिलाएं कम क्यों दिखती हैं राजनीति में, इनसे पूछा गया था कि रिजर्वेशन कितना है, तो इन्होंने बताया हुआ था कि 1/3 है सर पंचायत की राजनीति में। तो फिर क्यों कम दिखती हैं ये पूछा है। तो क्योंकि इनका सशक्तिकरण ही नहीं हुआ था, जागरूकता नहीं बढ़ी थी, जिसकी वजह से आगे नहीं आ रही थी। अब हो गया, अब इनको रिजर्वेशन मिल गया, आगे लाया जा रहा है, तो अब ये मुख्य धारा में जुड़ रही हैं। फिर पूछा है कि एसएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आप बता दीजिएगा। इनका सीजीएल का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आप बता देंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये भी बता देंगे। ये बताए होंगे कि हम तैयारी करते हैं। और एक ये शायद उनका है, राजेश जी का क्वेश्चन है, तो वो भी इस चीज़ को वो कवर किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इतना ही किया। कई लोगों ने क्वेश्चन भेजा हुआ है और कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और हमने सारों को नहीं कर पा रहे हैं। हम अगले स्लाइड में आप लोगों को फिर से बता देंगे चीज़ों को। लेकिन इसमें जो नए क्वेश्चंस हैं, कैसे बोलना है, कैसे डील करना है, और ये मत सोचिए दिमाग में बैठ करके कि ये नया क्वेश्चन मिल गया, अब इसको मैं कैसे करूँ, और हड़बड़ाइए मत। और जो यूटीज़ के पूछे गए हैं, उनकी राजधानियाँ, उनके वो तो आप देख लीजिए। खास करके वो वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जैसे कि किन किन राज्यों की 2 राजधानियाँ, तो 3 राज्यों की 2 राजधानियाँ हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं आपको पता है? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, जेएनके और महाराष्ट्र, इनकी 2 राजधानियां हैं। मैंने एक स्लाइड में कवर किया हुआ, तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और किन 2 राज्यों की एक राजधानियां हैं, तो चंडीगढ़ और पंजाब की एक राजधानी है, कौन सी? वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़। तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, दिमाग को कूल रखिए, और आप आराम से, आपका मतलब जो दिमाग का घोड़ा है ना, वो दौड़ेगा, और आप इंटरव्यू में बेहतर करके आएंगे। इन लोगों का कमेंट मिला मुझे, कमेंट में इन लोगों ने कहा कि सर हम आपकी वीडियो से फ़ायदा मिला। यार मुझे भी उत्साह मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, इतने दूर बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ लगातार जुड़े रहिए। आगे भी हम अब करंट अफेयर्स अपडेट करने वाले हैं। थोड़ा सा भी हम इधर व्यस्तता है, टीम बना लिए हम, तो इसके लिए फिर हम लोग आगे मिलते रहेंगे और बेहतर करेंगे। हम जेन्युइन क्वेश्चंस आपको बताते हैं, जेन्युइन चीज़ बताते हैं। कोई कोचिंग रन नहीं कराना है हमको, कोई चीज़ें ऐसी नहीं करानी है कि हम आपको बेवकूफ़ बनाएं कि 2,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। आप हमारे साथ जुड़िए ईमानदारी से, हम आपके साथ ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए और बेहतर करिए इंटरव्यू में, और नौकरी लीजिए आप लोग। और फिर हम लोग मिलते हैं नौकरी के बाद, जहाँ भी रहेंगे बातचीत होती रहेगी। अगली स्लाइड में मिलते हैं आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।